बहुत आभार। आज जो विषय रखा गया है हिंद स्वराज के बारे में है, क्योंकि अगस्त क्रांति सप्ताह चल रहा है और हिंदुस्तान कैसे आजाद हुआ। मैं विषय के बारे में सोच रहा था कि विषय ऐसा क्यों रखा गया, कैसे आजाद हुआ। आजाद तो हो गया और हिंद स्वराज से उसका संबंध क्या है। वास्तव में गांधी जी ने हिंद स्वराज में एक अध्याय उनका है, हिंदुस्तान कैसे आजाद हो। अब हिंदुस्तान आजाद हो गया तो विषय को मॉडिफाई करके कर दिया कि हिंद स्वराज, हिंदुस्तान कैसे आजाद हुआ। अब इसमें हम गांधी जी की उस विजन की समीक्षा आज कर सकते हैं हिंद स्वराज के बहाने से। हिंद स्वराज एक किताब जो 1909 में लिखी गई। हिंद स्वराज को पढ़ना वैसे है जैसे हम किसी अपने परदादा से बात कर रहे हैं। पढ़ा लिखा समझदार एक परदादा है, एक बाबा है, हमारा बुजुर्ग है, उससे हम बात कर रहे हैं। उसके कुछ धारणाएं हैं, उसके कुछ सपने हैं, एक विजन है राष्ट्र बनाने का। अब जाहिर सी बात है, परदादा से आप बात करेंगे तो आपके कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, आपके कुछ मतभेद भी होंगे, आप कुछ बातों से सहमत होंगे, कुछ बातें आपको अटपटी और आउटडेटेड लगेंगी, लेकिन परदादा की बात महत्वपूर्ण तो होती ही है। तो आपको एक बाबा से, एक पुरखे से संवाद का अवसर है हिंद स्वराज के बहाने। आप उनसे बात कीजिए, उनके विजन को समझिए और जहां उस विजन में संशोधन की गुंजाइश है वो संशोधन भी आप कर सकते हैं। और ये अधिकार भी हमको वही बाबा, वही पुरखे, हमारे वही बुजुर्ग देते हैं। क्या है हिंद स्वराज? हिंद स्वराज पूरा एक ढांचा है जिसमें हम हमारे भारत को निर्मित कर सकते हैं। एक राष्ट्र का विजन है हिंद स्वराज, जिसमें सभ्यता और संस्कृति के सवालों को मुख्य तौर पर उठाया गया है। सभ्यता और संस्कृति के आधार पर एक राष्ट्र निर्माण की पहल, एक राष्ट्र निर्माण की कोशिश, एक विजन को परखने की एक कोशिश। और ये उस समय है जब हमारे पास में मौजूदा पार्लियामेंट, मौजूदा सरकार नहीं थी। उस वक्त वो एक राष्ट्र की संकल्पना कर रहे थे और ये भारतीय राजनीति में उनके आगमन का प्रस्थान बिंदु भी है, जहां से गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं और एक अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये हिंद स्वराज पूंजीवादी लोकतंत्र की आलोचना है, ये चुनावी राजनीति की समीक्षा है। आज हम लोकतंत्र को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था कहते हैं, लेकिन गांधी जी इसकी सीमाओं को बहुत पहले समझ गए थे। आज लोकतंत्र की सीमा क्या है हम सब देखते हैं। जो बातें हम महसूस आज करते हैं वो गांधी जी, आप सोचिए कि 112 साल पहले लिख चुके थे, लेकिन हमने उन सीमाओं को दुरुस्त नहीं किया अभी तक। गांधी जी ब्रिटिश पार्लियामेंट का उदाहरण देते हुए लिखते हैं, मैं उनके ही शब्दों में आपको बताऊं। वे कहते हैं कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, और वो बहुत ही कड़ी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आज हम स्त्री विमर्श की दृष्टि से देखें या जेंडर संवेदनशीलता की दृष्टि से देखें तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था गांधी जी को। गांधी जी कहते हैं जो पार्लियामेंट है वो बांझ और बेश्या के समान है। बांझ जिसके कोई बच्चे नहीं हो सकते, बेश्या जिसका कोई मालिक नहीं है। ये गांधी जी बाद में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आज के संदर्भ में आप देखें तो जेंडर सेंसिटिव शब्दावली नहीं है। लेकिन जिस संदर्भ में वो कहते हैं कि जो पार्लियामेंट है हमारी, उस पार्लियामेंट के बारे में कहते हैं उस पार्लियामेंट का काम इतना सरल होना चाहिए कि दिन ब दिन उसका तेज बढ़ता जाए और लोगों पर उसका असर होता जाए। लेकिन इससे उलट इतना तो सब कबूल करते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर दिखावटी और स्वार्थी हैं। सब अपना मतलब साधने की सोचते हैं। सिर्फ डर के सामने पार्लियामेंट कुछ काम करती है, जो काम आज किया कल उसे रद्द करना पड़ता है। सरकारें बदलती है, पुराने काम को रद्द करना पड़ता है। अब तक एक भी चीज पार्लियामेंट में ठिकाने लगाया गया हो ऐसी मिसाल देखने में नहीं आती। बड़े सवालों की चर्चा पर जब पार्लियामेंट में चलती है तो तब मेंबर पैर फैलाकर लेटते हैं या बैठे बैठे झपकियां लेते हैं। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की वो आलोचना कर रहे हैं जहां से भारतीय पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट आया। उसकी आलोचना करते हुए गांधी जी कहते हैं कि ये पार्लियामेंट बेकार है, क्योंकि पार्लियामेंट में हम सचेत होकर के सबके हित में फैसले नहीं ले रहे हैं। ये पार्लियामेंट सिर्फ कुछ दलों के लिए, कुछ राजनेताओं के लिए बनाई गई है। बेसिकली ये पूंजीवादी लोकतंत्र की आलोचना कर रहे हैं। पूंजीवाद मैंने इसलिए जोड़ा है कि
कि जो सभ्यता की उनकी आलोचना है। एक इसमें निबंध है सभ्यता का दर्शन। सभ्यता क्या है? सभ्यता और संस्कृति दो शब्द बहुत चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के माध्यम से मैं सभ्यता को और संस्कृति को व्याख्यायित करूं। संस्कृति क्या है? हमारा भीतरी आचरण है। सभ्यता क्या है? हमारी बाहरी उपलब्धियां हैं। हमने ये पंखा बनाया, कूलर बनाया, ये हमारी सभ्यता का प्रतीक है। हमने इमारतें बनाई, हमने संस्थाएं बनाई, ये हमारी सभ्यता का प्रतीक है। हमने कल कारखाने बनाए, हमने डॉक्टर बनाए, उनको नई शिक्षा दी, ये हमारी सभ्यता का प्रतीक है। जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा आचरण है, वो संस्कृति का प्रतीक है। गांधी जी का पूरा जोर इसमें पश्चिमी सभ्यता को नकारने, उसकी आलोचना करने पर है। उनका कहना है, आप देखिए उस समय को याद कीजिए, 1909 को आप याद कीजिए, जब देश गुलाम था और गुलामी सिर्फ भौतिक नहीं होती, गुलामी एक मानसिक स्थिति भी है। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है, आज भी आप देखिए बहुत सारे दलितों के घर में आप जाएंगे, ऊंची जाति का व्यक्ति आता है, वो खाट से उठक करके नीचे बैठ जाते हैं। आप घर में जाते हैं, महिलाएं जो कुर्सी पे बैठी हुई है, चारपाई पे बैठी हुई, बेड पे बैठी है, उतर के नीचे बैठ जाती है, पीढ़ा पे बैठ जाती है, नीचे फर्श पे बैठ जाती है। ये कोई संविधान नहीं है, ये संविधान में दर्ज नहीं है, घर में कोई नियम नहीं लिखे हुए ऐसा, लेकिन एक मानसिक स्थिति है गुलामी, जिसमें आप वैसा आचरण करने लगते हैं। और ये आचरण करने के पीछे क्या वजह बताई जाती है कि जो नीचा समझे जाने वाला है उसके अंदर योग्यता नहीं है। यानी महिलाएं, दलित या कोई भी पिछड़ा है, उसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर योग्यता नहीं है। वो बात भारतीयों के बारे में कही गई कि भारतीयों के अंदर योग्यता नहीं है, ये लोग सभ्य नहीं है, इसलिए ये गुलाम बने रहने को बाध्य है। अब अगर आपको इस मनोदशा से भारतीयों को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको अपने अतीत पर गौरव करना होगा। आपको अपने इतिहास से ऐसे प्रमाण जुटाने होंगे कि हम आपसे किसी मामले में पीछे नहीं है। गांधी जी यही काम कर रहे हैं। जिन चीजों से आप असहमत हैं, आपको लगता है बड़ी पुरातन पंथी बात गांधी जी कहते हैं जगह जगह पर, कहते हैं अस्पताल नहीं चाहिए। ये अस्पताल और डॉक्टर लोगों को कुछ मजबूत नहीं करते, ये कमजोर करते हैं। कहते हैं, उदाहरण देकर कहते हैं कि आपने ज्यादा खा लिया, आपको अपच हो गया, गोली दे देंगे आपको, और उससे क्या होगा कि आपको फिर ज्यादा खाने की आदत लग जाएगी, आपको लगेगा ये गोली खा लेंगे ठीक हो जाएंगे। आपको ज्यादा खाने से ही बचना है, आपको शरीर को स्वस्थ रखना है, इसलिए डॉक्टरों की जरूरत है। डॉक्टर क्या करते हैं? अपने प्रयोग के लिए दूसरे जीव जंतुओं को मारते हैं और तब अपना चिकित्सीय प्रयोग करते हैं और तब दवाइयां बनाते हैं। उन दवाइयों से शरीर स्वस्थ नहीं होता, वो तात्कालिक स्वास्थ्य है। स्थायी रूप से स्वस्थ हो आप अच्छा खाएंगे, अच्छी जीवनचर्या और अच्छे विचार रखेंगे, उससे स्वस्थ होगा। वो रेलों का विरोध करते हैं कि ये रेल है, इससे क्या होता है कि बुराइयां बहुत जल्दी फैलती है। बैलगाड़ी से आप 12 कोस चलते हैं एक दिन में, लेकिन रेलगाड़ी से आप पूरा देश नाप लेते हैं। उनके वक्त हवाई जहाज नहीं चला था। जब ये किताब लिखी गई थी तो वो कहते हैं कि आने वाले समय में हवाई जहाज भी आने वाला है कि कुछ घंटों में दुनिया के किसी भी हिस्से में आप पहुंच सकते हैं। इससे क्या होगा कि बुराई बहुत जल्दी फैलेगी। और संक्रमण, उन्होंने लिखा रेलगाड़ी वाले चैप्टर में कि संक्रमण बहुत जल्दी फैल सकता है। अब कोविड के समय ये बात हमारे सामने दिखाई पड़ रही है कि हवाई जहाज और रेलगाड़ी, भारत के लोगों का तो इसमें कोई योगदान नहीं है। कहां से एक बीमारी का वायरस चला, पूरी दुनिया में फैल गया और गांव-गांव में पहुंच गया। ऐसे गांव जहां पे विकास योजनाएं नहीं पहुंची, कोई योजना नहीं पहुंची, लेकिन वहां पर संक्रमण पहुंच गया है। गांधी जी की ये सभ्यता की आलोचना वास्तव में यह है कि इसमें एक इनइक्वालिटी यानी एक असमानता इसमें शामिल है, इसमें एक मानसिक गुलामी शामिल है। इसलिए स्वाधीनता के इस विजन को, जिसको कुछ आधुनिकतावादी प्रस्तुत कर रहे थे, उसको खारिज करने के लिए गांधी जी हिंद स्वराज लिखते हैं। वो अदालतों की आलोचना करते हैं। दो भाइयों के बीच झगड़ा है, इसमें तीसरे के पढ़ने की क्या आवश्यकता है? दो भाइयों को ही मिल बैठ करके वो सुलझाना चाहिए। ये अदालत दोनों भाइयों को गुमराह करेगी। और उस वक्त दो भाई कौन थे? हिंदू और मुसलमान मुख्य तौर पे, जिनको लेकर के बहुत ही संवेदनशील है गांधी जी का नजरिया। अब मॉब लिंचिंग की घटनाओं के साथ गांधी जी का ये मैं एक कोट पढ़ रहा हूँ उनसे, ये सवाल जवाब की शैली में। एक पाठक है, एक संपादक है, दोनों गांधी जी है, लेकिन जवाब देते हैं वो। आपके दिमाग में सवाल आएंगे कि ये अगर समस्या पैदा हो जाए जीवन में तो क्या करना चाहिए? तो अब गाय की समस्या, अगर मुसलमान गाय काटते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही सेंसिटिव इशू है। मैं तो बोलने से डरता हूँ कि इस पे बोलूं, लेकिन गांधी जी ने लिख दिया तो बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा हूँ। तो गांधी जी लिखते हैं, मैं खुद गाय को पूजता हूँ, यानी मान देता हूँ। गाय हिंदुस्तान की रक्षा करने वाली है, क्योंकि उसकी संतान पर हिंदुस्तान का जो खेती प्रधान देश है आधार है। गाय कई तरह के उपयोगी जानवर है।
वह उपयोगी जानवर है, यह तो मुसलमान भाई भी कबूल करेंगे। लेकिन जैसे मैं गाय को पूछता हूँ वैसे ही मैं मनुष्य को भी पूछता हूँ। जैसे गाय उपयोगी वैसे मनुष्य भी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, उपयोगी है। तब क्या गाय को बचाने के लिए मैं मुसलमान से लड़ूंगा? क्या उसे मैं मारूंगा? ऐसा करने से मैं मुसलमान का और गाय का दोनों का दुश्मन बन जाऊंगा। इसलिए मैं कहूंगा गाय की रक्षा का एक यही उपाय है कि मुझे अपने मुसलमान भाई के सामने हाथ जोड़कर खड़े होना चाहिए, उसे देश की खातिर गाय बचाने के लिए समझाना चाहिए। अगर वह ना समझे तो मुझे गाय को मरने देना चाहिए, क्योंकि वह मेरे बस की बात नहीं है। अगर मुझे गाय पर अत्यंत दया आती है तो अपनी जान दे देनी चाहिए, लेकिन मुसलमान की जान नहीं लेनी चाहिए। यही धार्मिक कानून है और ऐसा ही मैं मानता हूँ। ये देखिए कि ये आज के नेताओं में क्या साहस है ये बात कहने का कि गाय को बचाने के लिए आप जिनको मार रहे हो क्या वो उचित है? और वो कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान दो भाई है, दो भाइयों के बीच में झगड़े होंगे, लेकिन झगड़े का मतलब ये नहीं कि हम तीसरे को यानी कि अंग्रेजों को इसमें आने देंगे और इसका फायदा उठाने देंगे और फूट डालने देंगे। अब हिंदुस्तान कैसे आजाद हो? वो कहते हैं कि ये पाश्चात्य सभ्यता है, ये जो आधुनिकीकरण की वेस्टर्न ढंग का पूरा जो मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, इसको हमको बंद करना है और हमको भारतीय ढंग से हमारे समाज का विकास करना है। ये उनका आजादी का विजन है। इसको मेरे ख्याल से हमको आज समझने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल ये है, अगर गांधी जी को हम सम्मान कितना भी हम गांधी जी का करें, लेकिन सवाल ये कि क्या गांधी जी के रास्ते से हम अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं? बिना अस्पतालों के, बिना आधुनिक शिक्षा के, बिना अदालतों के क्या हम राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं? बिना रेलगाड़ियों के, बिना हवाई जहाज के, बिना यातायात के साधनों के? तो मेरे ख्याल से संभव नहीं है। लेकिन इसमें हमको जितना भारतीयकरण संभव है उतना करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं, हिंदुस्तान की वास्तविक आजादी की बात करते हैं, तो हमें गांधी, जैसे गांधी हमारे पुरखे हैं, वैसे ही डॉक्टर अंबेडकर हमारे एक पुरखे हैं, उनका भी नाम बाबा साहेब है। एक बाबा हमारे पास वो है, उनकी भी बात हमको सुननी है। और हमें जब आगे बढ़ना है तो गांधी जी अपने आप सवाल करते हैं कि इस सभ्यता की जिसकी आप वकालत कर रहे हैं उसमें तो ऊंच नीच है, उसमें बाल विवाह है, उसमें स्त्रियों का शोषण है, तो क्या आप उसकी वकालत कर रहे हैं? तो गांधी जी कह रहे हैं नहीं, ऐसी तो बुराइयां हर धर्म में होती है, हर समाज में होती है, उनको हमें दूर करना, ये अंदरूनी समस्याएं हमारी। मेरे ख्याल से जो ये अंदरूनी समस्याएं गांधी जी जिनको कह रहे हैं, उनको सुलझाने के लिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर की मदद लेने की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारे बीच में जाति आधारित ऊंच नीच है, जाति और वर्ण के आधार पर ऊंच नीच है, जेंडर के आधार पर ऊंच नीच है, आर्थिक आधार पर ऊंच नीच है, उसका खात्मा करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारी मदद करते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर के हम देखें तो आजादी का विजन ज्यादा पूरा दिखाई पड़ता है। और गांधी जी बहुत स्पष्ट है। आज हम जो मौजूदा विमर्शों की दृष्टि से देखें, मौजूदा समस्याओं की दृष्टि से देखें, तो गांधी जी किसी भी सरलीकरण से बचते हैं। वो कहते हैं कि हमें अंग्रेजों से नफरत नहीं करनी, हमें अंग्रेजियत से नफरत करनी है। आप सोचिए, इसको आज लागू कीजिए आप। अब आज बहुत बड़े आंदोलन के तौर पर फेमिनिज्म चलता है, अम्बेडकरवाद चलता है, तो उसमें कई बार ये देखने में आता है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का फर्क खत्म कर दिया गया है। कई बार ये देखने में आता है कि पुरुष और पुरुषवाद का फर्क खत्म कर दिया गया है। वास्तव में हमको पुरुषों को खत्म नहीं करना, पुरुष यहीं बने रहेंगे। ब्राह्मणों को खत्म नहीं करना, ब्राह्मण यहीं बने रहेंगे। उनके अंदर जो असमानता का भाव है, ऊंच नीच का भाव है, उसको खत्म करना है और एक समानता के विजन के साथ में आगे बढ़ना है। गांधी जी से ये बात हम आसानी से सीख सकते हैं। ये गांधी जी जो स्वराज की बात करते हैं, बेसिकली वो, मैं चूंकि मेरे परिचय में बताया गया मैं आदिवासी साहित्य पे काम करता हूँ, उसके साथ अपनी बात कंक्लूड करूंगा। गांधी जी का जो स्वराज का विजन है वो आदिवासी दर्शन के बहुत अनुकूल है और मुझे बहुत आकर्षित किया इस बात में। जब मैं पढ़ रहा था गांधी जी को, और मैंने काफी दिनों के बाद में हिंदू स्वराज पढ़ा, जब एमए में पढ़ता था उसके बाद में अब पढ़ा, तो हिंदू स्वराज को पढ़ते हुए लगा, अरे हम तो जिस आत्मनिर्णय की, जिस स्वायत्तता की बात करते हैं दुनिया के आदिवासी, और संयुक्त राष्ट्र संघ जिस सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है, वकालत करता है इंडिजिनस लोगों के हक में, वो बात गांधी जी कह रहे हैं और वो पूरे देश के हित में कह रहे हैं कि जो सभी समाज है वो आत्मनिर्भर हो, वो अपने ऊपर शासन खुद करे, व्यक्ति अपने ऊपर शासन खुद करे, सभी समाज अपने ऊपर शासन खुद करे, कोई दूसरा बाहरी शासक ना हो। जो दिल्ली और जयपुर से सरकारें चलती है वो ना हो, हम अपने समुदायों के ऊपर अपने ऊपर खुद शासन करें। आत्मनियंत्रण की जो बात है उसकी गांधी जी वकालत करते हैं। गांधी आदिवासी दर्शन में एक
पंक्ति बहुत चलती है, आबुआ देशों आबुआ राज। ये मुंडारी भाषा का कथन है, जिसका मतलब है हमारा देश हमारा राज। ये हमारा देश, यहाँ दिशुम का तात्पर्य भी ये नहीं है जो भारत का भूखंड है। दिशुम का तात्पर्य हर कम्युनिटी अपने आप में आत्मनिर्भर हो, अपना विकास खुद करे। जो संयुक्त राष्ट्र संघ भी आदिवासियों के बारे में कहता है कि वो खुद तय करे। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों ने कर दिखाया, वहां की सरकार ने मदद की। तो ये हम अपने समाजों को आज देख रहे हैं कि गांव में रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सारे रोजगार शहरों में कर दिए। सारा डेवलपमेंट हमारा शहरों पर केंद्रित है। गांधी जी शहरीकरण की आलोचना करते हैं। हालांकि हमें डॉक्टर अंबेडकर भी याद आते हैं, जो मानते हैं कि शहरीकरण की वजह से हम जाति और पारंपरिक पेशों से मुक्त हो सकते हैं। तो हमें इसमें तालमेल बिठाना है कि हमें अपना विकास करना है, लेकिन इस शहरीकरण ने जो आर्थिक खाई पैदा की है उसके प्रति भी सचेत रहना है। गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है। अगर गांव आज आत्मनिर्भर होते, हमारी सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस दिशा में काम करती, तो कोरोना के बाद में जो करीब करोड़ों लोग, 1-2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, वो नहीं होते। क्योंकि वो शहरों में छोटा मोटा काम करते हैं, उनको गांव लौटना पड़ा, गांव में कोई रोजगार नहीं है। इसलिए सरकारों को गांव में रोजगार पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी मेरे ख्याल से हम गांधी जी के सपने को, इस विजन को पूरा कर सकते हैं। और आप देखिए पूरी दुनिया में सभ्यताओं का ये संघर्ष चल रहा है। बाद में आकर के सैमुअल हंटिंगटन ने एक किताब लिखी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन गांधी जी की इस किताब में दिखाई पड़ता है। एक पश्चिमी सभ्यता है, एक पूर्वी सभ्यता है। हमें इस सभ्यताओं के संघर्ष को समझना है और अपने लिए एक बेहतर विकल्प चुनना है। निश्चित तौर पे हम पुरातन पंथी नहीं हो सकते, लेकिन हमें निश्चित तौर पर स्थानीय विकल्पों के बारे में भी, हमारी जो इंडिजिनियस तरीके हैं, हमारे प्राकृतिक तरीके हैं, उनको भी हमको याद करना पड़ेगा। तो क्योंकि निश्चित तौर पे आप देखें आज इतनी बीमारियां हैं, कोविड को ही देख लीजिए। गांधी जी की आलोचना यहाँ पर फलती हुई दिखाई दे रही है कि डॉक्टरों के पास हर चीज का इलाज नहीं है। WHO भी कह रहा है इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए, इम्यूनिटी अच्छी रखिए। गांधी जी यही बात कह रहे हैं कि हम अपने आप को मजबूत रखें, प्रकृति के साथ जितना रहेंगे, शारीरिक उद्यम जितना करेंगे उतना फिट रहेंगे। इसलिए आप आधुनिकता को अपनाइए, लेकिन आधुनिकता को स्थानीय रूप दे करके अपनाइए, और तभी हम गांधी जी के सपनों का भारत बना सकते हैं। निश्चित तौर पर उनके विजन में मामूली संशोधन की भी आवश्यकता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू और दूसरे हमारे बुजुर्गों के माध्यम से हमको मिलता है। इसी से मिलकर हमको भारत को आगे ले जाना है। आप सबने मुझे समय दिया और धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।